नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर बुधवार को तड़के ईडी ने छापेमारी की। ईडी की यह छापेमारी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में हुए कथित घोटाले को लेकर बताई जा रही है। संजय सिंह के यहां ईडी एक बार पहले भी छापेमारी कर चुकी है। मंगलवार को इस मामले के 2 आरोपी सरकारी गवाह यानी अप्रूवर बन गए थे। माना जा रहा है कि अप्रूवर बने दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद यह छापेमारी की गई। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फरवरी में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मनीष सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और आपको बता दें कि आबकारी घोटाले को लेकर 2 केस टल रहे हैं। सीबीआई ने नई आबकारी नीति में हुई गड़बड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज की थी, तो ईडी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अलग से जांच कर रही है। ईडी ने इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर रखी है और ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह और केजरीवाल का जिक्र भी है। ईडी का आरोप है कि आरोपी दिनेश अरोड़ा इस सिलसिले में मुख्यमंत्री केजरीवाल से उनके सरकारी घर पर मिले थे। इस मीटिंग में संजय सिंह भी शामिल थे। आरोप यह भी है कि संजय सिंह के कहने पर ही दिनेश अरोड़ा पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिक से मिला था। अरोड़ा ने 32 लाख रुपए का चेक मनीष सिसोदिया को दिया था। और इसी मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्रेष्ठ भारत के फाउंडर एडिटर आशीष महर्षि जी और साथ ही हैं बीजेपी से कुंतल कृष्णा जी, कांग्रेस से स्नेहाशीष पांडे और आम आदमी पार्टी से अनुराग ढांडा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, पुराना मामला है, 2 साल पुराना मामला है और संजय सिंह के यहाँ मई महीने में भी सर्च हुई थी, उनके सहयोगियों के यहाँ दफ्तर में, उनके घर पर। आज क्या जरूरत पड़ गई ईडी को सर्च करने की? देखिए, चुनाव नजदीक आ रहा है तो जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती जा रही है। उनको अपनी हार 2024 में सामने नजर आ रही है इंडिया के बनने के बाद में, तो इसलिए बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई से ओवर टाइम करा रही है। आजकल दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है। कल सब पत्रकारों के ऊपर रेड्स हो रही थी। शाम को इंडिया गठबंधन के घटक दल की एक नेता को पुलिस घसीट करके एक मंत्री से अपॉइंटमेंट होने के बावजूद वहां से हटा रहे थे कि आप नहीं मिल सकते। आज सुबह ईडी की रेड की खबर सुनने को आई है संजय सिंह जी के यहाँ पर। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि 2024 में उनको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बौखलाए हुए वो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वो वाली स्थिति आजकल मोदी जी की सरकार की हो रखी है कि वो फड़फड़ा रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं कि किसी तरीके से गठबंधन को तुड़वाएं, किसी तरीके से इनको कमजोर करने की कोशिश करें, इनके मनोबल को तोड़ें। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। संजय सिंह जी ने कई महीने पहले अपने घर के बाहर पोस्टर लगा दिया था कि ईडी का फक्कड़ हाउस में स्वागत है। वहां पर दुनिया चाय पी के जाती है, आम आदमी का घर है, ईडी का भी स्वागत है, वो भी चाय पिए और जाए, कुछ मिलेगा नहीं। 1000 रेड कर चुके हैं अब तक ईडी और सीबीआई के लोग इस मामले पर, और 1000 रेड में मुझे नहीं लगता कि 1000 रुपया भी उन्होंने कहीं से ब्लैक मनी या 1 रुपया भी कहीं से बरामद कर पाए हैं वो लोग। तो ये तो विच हंटिंग है, ये परेशान करने का तरीका है और ये कमजोर करने का, दबाव बनाने का तरीका है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। अनुराग जी, ऑलरेडी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में हैं और अब संजय सिंह के यहाँ ये दोबारा सर्च की जा रही है। देखिए, करने दीजिए, इनका काम है ये, क्योंकि इनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि हारने वाले हैं 2024 में। अगर इनको वाकई में लिकर स्कैम की, अगर इनको लिकर पॉलिसी की जांच करनी है तो मैं इनको आमंत्रित करता हूं, हरियाणा में आइए ना, हरियाणा में जांच कीजिए लिकर पॉलिसी की। यहाँ पर 25-30 लोगों की सोनीपत के अंदर मौत हो गई थी जहरीली शराब पी के। यहाँ दिन में भी ठेके खुलते हैं, रात में भी ठेके खुलते हैं। दिन में लीगल, रात में इलीगल, खूब पैसा बटोरा जा रहा है। यहाँ कोई लिकर स्कैम की जांच नहीं होगी। गुजरात में सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं जहरीली शराब पी करके, वहां कोई लिकर स्कैम की जांच नहीं होगी। लेकिन दिल्ली के अंदर जहां 1 पैसे का नुकसान नहीं हुआ, जहां बहुत अच्छी व्यवस्था बना दी गई, सड़कों के ऊपर हम देखते थे किस तरीके का हाल होता था, लाइनें लगती थी, भीड़ लगती थी, उस सबको व्यवस्थित कर दिया गया, उन सारी चीजों को, और रेवेन्यू का भी फायदा हो रहा है सरकार को। वहां पर इनको सारी कमियां नजर आती हैं। अनुराग, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। आपका क्या, जो अगर आप ये कह रहे हैं कि लिकर पॉलिसी में कोई स्कैम नहीं है, तो मनीष सिसोदिया को अभी तक बेल क्यों नहीं हो पाई? कोई वजह तो होगी, कोर्ट रो कुछ ना कुछ तो उसमें दिखा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो दिखी होगी।
क्या वजह ऐसी है? अगर कोर्ट इसमें केस में जरा सा भी मेरिट नहीं है, आप कह रहे हैं बिल्कुल भी मेरिट नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम एप्पल्स और ऑरेंज को कंपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे, गुजरात में होता होगा, हरियाणा में होता होगा, हम आपसे ये पूछ रहे हैं क्या कोर्ट को भी कोई मेरिट नजर नहीं आया इस केस में? नहीं, मैं भी पलट के ये पूछना चाहता हूं कि एजेंसी चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर देती? ये सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन नहीं, बिल्कुल चार्जशीट फाइल हुई है। किसने बोला चार्जशीट फाइल? मेरे पास कॉपी पड़ी है चार्जशीट की। इधर किसने बोला चार्जशीट फाइल नहीं हुई है? आप मेरे ख्याल से यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। चार्जशीट फाइल हुई है, और एक नहीं कई चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल हुई है। पांच सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों फाइल कर रही है? मैं यही पूछ रहा हूं, सीबीआई और ईडी पांच सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों फाइल कर रहे हैं? ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है ये तो अनुराग, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है ये, लॉ का प्रोसेस है। अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई नई चीज मिलती है, कोर्ट को अवगत कराना, ये तो एक प्रोसेस ऑफ लॉ है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करना है। आप मुझसे पूछ रहे थे, बेसिकली कल आपको ये समझना होगा कि कल परसों में एक बहुत इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई है, और वो हुई है दिनेश अरोड़ा, जो कि अब एक पहले सीबीआई का विटनेस बन गए थे और अब वो ईडी के भी विटनेस बन गए हैं, एक सरकारी गवाह बन गए हैं। साथ में मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी के जो बेटे हैं राघव मगुंटा, वो दोनों सरकारी गवाह बन गए हैं। और उनकी स्टेटमेंट के बाद, ये हवा में बात नहीं होती, आपको ये शायद पता होना चाहिए कि एनी स्टेटमेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज काउंटेड एज एविडेंस, and based on that evidence, based on that statement, these searches have happened। ये मैं शायद आपको बताना चाहता हूं। तो आप किसी को भी पॉलिटिकल एपिसोड में आप बिल्कुल घसीट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक पॉलिटिकल केस के तौर पे देखा जा सकता है। पर यह भी सच्चाई है अनुराग कि कोई भी केस कोर्ट ऑफ लॉ में अगर उसके पैरों में दम नहीं है, वो खड़ा नहीं हो सकता। तो यह सच्चाई है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और आप कह रहे जरा सा भी लॉस नहीं हुआ, ईडी कहती है 2800 करोड़ रुपए से आसपास पर लॉस हुआ है। ये क्या झूठ है कि आपके पास आम आदमी पार्टी के पास कैश आता था? ये इन्होंने चार्जशीट के अंदर लिखा है, उस चार्जशीट के अंदर मेंशन है कि वो पैसा गोवा के इलेक्शंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है, वो हवाला के जरिए चांदनी चौक तक आता। ये दिनेश अरोड़ा की स्टेटमेंट है। आप बोलो तो मैं आपको पहुंचा देता हूं उस कॉपी, स्टेटमेंट की कॉपी। तो क्या वो झूठ है? देखिए आशीष जी, आपने अगर अपना सवाल पूरा कर लिया हो तो मैं इन सारी चीजों पे जवाब दे देता हूं। एक भी पैसे का कोई मनी ट्रेल किसी कोर्ट की हियरिंग में कहीं पे भी कोई सबूत, कहीं पे कोई एजेंसी नहीं रख पाई। दूसरी बात, ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तरीका है इसको प्रोलॉन्ग करने का, जमानत को आगे भेजने का। बार बार 1 साल 1.5 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी इतनी इनएफिशिएंट नहीं है हमारी एजेंसी कि उनको बार बार नए फैक्ट्स 1-1 साल 1.5 साल बाद निकाल के लाने पड़े। ये सिर्फ और सिर्फ तरीका है इसको प्रोलॉन्ग करने का, आगे की हियरिंग की डेट्स लेने का, जमानत का विरोध करने का। और ये आप मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो अप्रूवर बने हैं उनकी जमानत का विरोध किया कि नहीं किया एजेंसीज ने। तो ये तो सीधा सीधा संदेश है, अप्रूवर बन जाइए, एजेंसी की तरफ से झूठा सच्चा कुछ भी बयान दे दीजिए और वो आपको पूरी मदद कर देंगे केस से बाहर जाने में। और जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इनके खिलाफ राजनीतिक तौर पर एक्टिव हैं, उन लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी बहाना बना के अंदर रखिए। क्या आप कह रहे हैं जो दिनेश अरोड़ा एक समय जो सबसे क्लोज व्यक्ति हुआ करते थे, जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया करते थे, आप चार्जशीट के अंदर मेंशन है, तारीख तक मेंशन है, जिसके अंदर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह उन मीटिंग्स के अंदर मौजूद थे, वो जिनके साथ डे इन एंड डे आउट आपके साथ जुड़े रहे थे, आज वो सरकारी गवाह बन गए, तो वो आप कह रहे हैं कि वो प्रेशर की वजह से बन गए? मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो पॉइंट्स आप पूछ रहे हैं, इन सारी चीजों को लेके इनके मद्देनजर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों पे इस वक्त कमेंट करना सही होगा, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सीबीआई और ईडी की लिखी हुई कहानी है, जिसके अंदर कैरेक्टर भी इनके अपने हैं, जिसके अंदर शिकायत भी इनकी अपनी होती है, जांच करने वाले लोग भी इनके अपने हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में जिस दिन साबित कर देंगे, उस दिन इनकी बात के अंदर कुछ वजन होगा। अभी तक ये सारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लेबोरेटरी में लिखी गई कहानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अनुराग जी, कम से कम ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर कोर्ट में केस में मेरिट नहीं होता तो आज मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई होती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि 5-5 सप्लीमेंट्री होता, आप कह रहे बिल्कुल फॉल फ्लैट, केस बिल्कुल खत्म का मतलब तो ये हुआ मनीष सिसोदिया बाहर होने चाहिए। कोई दम नहीं है इसके अंदर, कोई दम नहीं है, बिल्कुल खत्म है। अगर इस केस में कुछ दम होता तो ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि अब तक सजा मिल गई होती।
सजा क्यों नहीं करा पा रहे? चाहते हैं अनुराग जी की जो भी ये बातें हो रही है सारे एलिगेशंस हैं। ये एलिगेशंस है, भारतीय जनता पार्टी की लाइब्रेरी में लिखी गई कहानी है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुने गए कैरेक्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी की हार इसके अंत में लिखी जाएगी। इस कहानी का सार यही होगा 2024 में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुंतल जी, जाहिर सी बात है टाइमिंग्स पर तो सवाल उठेंगे ही। आपने सुना अभी अनुराग डांडा जी ने क्या कहा, क्या कहेंगे आप? भाई, अनुराग डांडा जी को एक स्क्रिप्ट दी गई है जो बार बार पढ़ रहे हैं। ये कोई नई इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं, ये एक पुराने केस की इन्वेस्टिगेशन इन कंटिन्यूएशन है। और हर आदमी अगर कल अप्रूवर बन गए तो उस पर भी इनको परेशानी है। भाई, इनके हिसाब से इनकी पार्टी में तानाशाही चलती होगी, पर पूरे देश में और पूरे सिस्टम्स पे इनकी तानाशाही नहीं चलती है। ये जो कहानियां सुना रहे थे, कुछ फैक्ट्स भी बता दें। ये केस चल रहा है, केस के दरमियान कल 2 लोग अप्रूवर बन गए हैं, जिनमें से एक की डायरी में संजय सिंह का नाम, दिन, तारीख सब लिखा हुआ था। उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि साहब अगर ये कोई कहानी है, तो ये तो भाई आपकी मानसिकता पे मुझे तरस आ रहा है। तानाशाह के साथ रहते रहते आप भी सारे सिस्टम पे तानाशाही करना चाहते हैं, और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैंने भी 20 साल से ऊपर, 2 दशक से ऊपर इन एजेंसीज को कवर किया। मुझे Nobody knocks your door until and unless there is some evidence. अभी मेरी कुछ ईडी के अधिकारियों से बातचीत भी हुई, तो उन्होंने बोला हम डिटेल्स आपको बाद में देंगे, लेकिन मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि उनके हाथ में कोई ना कोई ऐसा सबूत जरूर होगा जिसकी वजह से आज संजय सिंह का दरवाजा खटखटाया है। संजय सिंह ने पोस्टर लगा दिए थे, मुझे याद है कि फक्कड़ घर में आपको, फक्कड़ हाउस में आने का आपको पूरा निमंत्रण है। वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कोई एजेंसी आपका दरवाजा खटखटाती है, क्योंकि दे आर आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये एक पॉलिटिकल केस है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को डाउन करने की कोशिश कर रही है। इन सवालों को एक अलग रखा जाए। कोर्ट में केस की अगर मद्देनजर देखा जाए, उसका मेरिट स्टैंड करता है या नहीं करता है, वो उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाए। निश्चित तौर पे ईडी के हाथ में या सीबीआई के हाथ में, आज तो ईडी की सर्च है, कुछ ना कुछ ऐसा सबूत जरूर होगा जिसकी वजह से आज वो उनके दरवाजे पे गए हैं। वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको पार्लियामेंट में जाके भी रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। अगर उनका दरवाजा खटखटाया, उन तक पहुंची है ईडी, उनको दे आर आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उनके पास 100% कोई ना कोई एक ऐसा एविडेंस जरूर होगा जिसकी वजह से वो वहां तक नहीं। देखिए, और ये बड़ा मामला, चाहे अगर आप ये कहिए अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है, तो बड़ा मामला हाथ लगाया बीजेपी के, क्योंकि मनीष सिसोदिया, सतीन जैन और आज संजय सिंह, तो मतलब आप कहीं ना कहीं आप अपने किए में तो फंसते जा रहे हैं। ये बात तो सही है। इसमें अगर आप ये देखिए, कल दिल्ली पुलिस का नेशन वाइड एक्शन हुआ मीडिया हाउस सहित कई जर्नलिस्ट पर, और आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह के घर पर ईडी का सर्च। क्या ये सारी चीजें आपको सही लग रही हैं कि ये जो ये लगातार ये जो दोनों वाकये हुए हैं, क्या आपको सही लग रहा है? देखिए, पूरी तरीके से 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। और ये तमाम लोग जो बार बार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ढाक के 3 पात वाली कहानी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पापों को छिपाने के लिए विपक्षी दल के नेताओं को बार बार परेशान कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये साबित करना चाहते हैं कि वो सबसे ईमानदार हैं, इसलिए वो बाकी सबको बेईमान साबित करने पे तुले हुए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग करवा रहे हैं सरकार के माध्यम से, वो सोचने वाली बात है। ऐसे ही बिहार में भी हुई, और ऐसे ही अगर इनको अगर जांच ही करानी है तो एक बार व्यापम के महाघोटाले को, महाघोटाला बोलूंगा, घोटाला नहीं, महाघोटाले की एक बार जांच करा दे, एक बार अडानी स्कैम की जांच करा दे, एक बार जो अंबानी साहब के द्वारा हुई है तमाम मनी लॉन्ड्रिंग की, जो नीरव मोदी के द्वारा हुई है, उसकी जांच करा दे। उन लोगों को तो वो विदेश भेज दे रहे हैं, उन लोगों को तो देश से भगा दे रहे हैं, और जो देश में रह के देश में आम आदमी की आवाज बन रहे हैं, आम लोगों की आवाज बन रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी आम आदमी की आवाज बने, उन्हें भी परेशान किया गया। राघव चड्ढा जी को अभी डिस्क्वालीफाइड किया गया, हटाया गया, वहां से निलंबित किया गया सदन से। इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और संजय सिंह जी भी लगातार मुकर रहे हैं, उन पे भी दबाव बनाने की ये कोशिश हो रही है, और ये नाहक ही परेशान करने की पूरी साजिश चल रही है। इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक जायका है वो बिगड़ चुका है, और इसी के खिलाफ, इसी के एवज में
ये भुगतना पड़ रहा है और विपक्ष के नेता किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। हम लोगों ने गांधीवाद का रास्ता अपनाया है, हम लोग लड़ते रहेंगे, हम लोग इनके खिलाफ रहेंगे और हम ऐसी किसी भी एजेंसी के जांच में पूरा सहयोग करते हुए अपने आप को पाक साफ करके हमेशा बाहर आते रहेंगे। आशीष जी, आप इस मामले की परत दर परत जानते हैं। एज ऑफ टुडे व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस? मैं चाहती हूँ अनुराग जी भी साथ में है तो वो भी सुने और कहीं अगर उनको गलत लगता है तो वो बताएं कि कहाँ उन्हें गलत लगता है। देखिए, जो एलिगेशन लगा वो ये लगा है, और अनुराग अगर मैं गलत हूं, क्योंकि मैं तो चार्जशीट पढ़ के उसके बेसिस पे कह रहा हूं, जो कोर्ट के अंदर एविडेंस रखे गए हैं या चार्जशीट रखी गई उसके बेसिस पे कह रहा हूं। एविडेंस और जो चार्जशीट है वो ये कहता है कि एक डील हुई जिसके अंदर आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत थी। उसमें कुछ लोग, कुछ किरदार जोड़े गए। उसमें साउथ का एक ग्रुप है जिसको मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और के कविता, जो कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उनकी बेटी के ऊपर एलिगेशंस हैं कि एक लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास की एक डील हुई। उसके अंदर हुआ कि लाइसेंस दिए जाएंगे। लाइसेंस के अंदर जो L1 होगा उसको लगभग 12% की, पहले 5% की, 5% की आपके पास कमीशन मिलता था, उसको बढ़ा के 12% कर दिया गया। और ये डील हुई कि उसके अंदर 6% किकबैक आएगा क्रेडिट नोट्स के जरिए। वो 6% का कुछ पोर्शन थ्रू कैश हवाला के जरिए वो दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली में वो पैसा इस्तेमाल होकर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया और कई जगहों पे इस्तेमाल किया गया। इसको करने से लगभग 2700-2800 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान है। वो मेरे पास फिगर एग्जैक्ट नहीं है, मैं मतलब, बट वो 2000 करोड़ से ऊपर का 100% जो ईडी ने कहा है कि हम 2000 करोड़ से ऊपर का सरकार को नुकसान हुआ है ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से। अब इसकी जांच हुई, कई जगहों पे सर्चिज हुई, कई जगहों के साउथ के जो लोग थे, जैसे ऑरबिंदो फार्मा के ओनर थे, वो अरेस्ट हुए। यहाँ पे एक महिंद्रू हैं, वो अरेस्ट हुए। कई कंपनियों के मालिक अरेस्ट हुए जो इसके अंदर लोग इन्वॉल्व थे। कुछ को बेल मिली, कुछ को नहीं मिली। उसमें कुछ मेडिकल बेल पे आउट हैं, जैसे समीर महिंद्रू हैं, वो मेडिकल बेल पे अभी बाहर थे। तो कुछ लोगों को लेकिन बेल नहीं मिल रही, इसीलिए क्योंकि एलिगेशंस इतने सीरियस थे। एक मंत्री जो कि सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए थे, जो मनीष सिसोदिया, हु वाज लुकिंग आफ्टर द एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, he is not getting bail. So it means merit of the case is there. मैं फिर भी वही कहूंगा कि अनुराग के लिए कि पॉलिटिकल केस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी को एक मौका मिल गया, कोई दो राय नहीं है। हो सकता है ईडी वर्किंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ बीजेपी, ये भी, इसमें भी कोई आप जो है क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। लेकिन जब मेरिट ऑफ द केस आता है, जब आप कोर्ट में जाते हैं, तो मेरिट देखा जाता है कि मुकदमे के अंदर दम है या नहीं है, ईडी की फाइंडिंग्स में दम है या नहीं है, उनकी इन्वेस्टिगेशन में दम है या नहीं है। इस समय अगर किसी को बेल नहीं मिल रही है, किसी बड़े आदमी को बेल नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब कोर्ट को इसमें मेरिट देखा। अनुराग जी, क्या कहेंगे आप? आपने सुनी आशीष जी की पूरी बात, सहमत हैं आप इससे? सुनने में बिल्कुल कहानी जैसा लग रहा था, इसमें फैक्ट्स और फिगर्स कहीं थे नहीं। इन्होंने कहा कि 2000 करोड़ पता नहीं कितने का नुकसान हो, तो आशीष भाई ये भी बता देते कि जिस साल में ये इम्प्लीमेंट हुई उससे पहले साल में कितना रेवेन्यू था दिल्ली सरकार का लिकर पॉलिसी से, और उसके अगले साल में कितना हुआ। मैं चैलेंज करता हूं आशीष जी को, अगर दोनों फिगर्स बता दें तो, और अगर उसमें 1 पैसे की भी कमी हुई, 1 पैसे की भी अगर कमी हुई, तो हम इनकी बात मान लें। दूसरी बात मैं इनसे पूछता हूं, आप एजेंसी काफी समय से कवर करते रहे हैं, ये पॉलिसी का मामला है ना, पॉलिसी पे आखिरी हस्ताक्षर एलजी साहब के थे, एलजी साहब ने अप्रूव की थी। एक बार भी पूछताछ क्यों नहीं हुई? एक बार घर पे रेड क्यों नहीं हुई? एक बार भी उनको पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? बताइए, आप एजेंसी को अच्छे से जानते हैं, और इस एजेंसी को मैं भी जानता हूं, बहुत सारी पत्रकारिता की है। 17 साल के अंदर 2005 से लेकर अभी तक सिर्फ 25 केस हुए हैं। सिर्फ 25 केस के अंदर ये फैसला करवा पाए, कोर्ट के अंदर मामला चलने दीजिए। ये सिर्फ कार्रवाई को लंबा खींच लेते हैं, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होने से रोक नहीं सकते। बाइज्जत बरी होके लौटेंगे, ऐसा मैं एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूं। हमारे 156 नेताओं के खिलाफ इन्होंने इसी तरह से केसेस दर्ज किए, उनमें से सिर्फ 5 नेताओं के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं, बाकी सारे के सारे बाइज्जत बरी हैं, बाहर हैं आज के दिन में। इसलिए हम इन केसेस से डरते नहीं, एजेंसियों से डरते नहीं। ये इनकी ब्रांचेस हैं आज के दिन में, जिसको आप एक्सटेंशन कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का।
एक ईडी के रूप में और एक सीबीआई के रूप में इन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल रखी है। हमको इनकी कहानियों से डर नहीं लगता। कोर्ट के अंदर सब फैसला हो जाएगा, कोर्ट में सुनवाई में सब साफ हो जाएगा। बीजेपी जो है इंडिया अलायंस से डरी हुई है और ये जो सारी चीजें हो रही हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्या कहेंगे? पहले तो आशीष जी की मैं एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं है, ये भ्रष्टाचार का केस है और ये एक इन्वेस्टिगेटिव नेचर का केस है। अभी आशीष जी भी बता रहे थे और साथी भी बता रहे हैं, चलिए कहानी सुनाते सुनाते कुछ तथ्य भी आ रहे हैं। डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद जरूरी थी रेड मानना है और रेड कर रही। आप जितनी शिद्दत के साथ और जितनी मजबूत कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, तो फिर परेशानी किस बात की है? एजेंसी अपना काम कर रही है, उन्हें करने दें। आपको लग रही है परेशानी, हमें नहीं है परेशानी, झलक रही है साहब, आपके चेहरे से परेशानी झलक रही है, आपकी बातों में परेशानी है। आप तानाशाही रवैया जो आपका है, आप तानाशाह के नीचे काम करते हैं और पूरे देश को डिक्टेट करना चाहते हैं। एजेंसी अपना काम कर रही है। कल जो घटना हुई, आप अपने आप को पढ़ी लिखी पार्टी कहते हैं, कल 2 लोग बन गए, उसके बाद जरूरी था एजेंसी के लिए स्टेप उठाना। उनके डायरीज में नाम नोट है, उनके डायरी में नोट है और बहुत सारे आंकड़े नोट हैं। पेपर लीक हो गया था, सतेंद्र जैन की डायरी देख करके कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कर रहा था जैसे कि कैलेंडर बना हुआ है। फिर माफी मांगनी पड़ी। सुनिए साहब, पेपर लीक हो गया था, सुनिए, धैर्य रखिए। अरे भाई धैर्य रखिए, धैर्य, लीक हो गई थी, धीरज, धैर्य रखिए, इतने अधीर मत होइए। भैया अधीर मत होइए। इस तरीके की डिबेट की जाती है क्या? इस तरीके की डिबेट की जाती है? दिल्ली पुलिस का हम लोगों ने देखा नेशन वाइड एक्शन हुआ, मीडिया हाउस पे और कई जर्नलिस्ट पर भी हुआ। और आज एक सीनियर नेता जो है संजय सिंह जी के घर पर ईडी की सर्च चल रही है। तो क्या ये पूरी चीजें आपको सही लग रही हैं? जी देखिए, एजेंसीज अपना काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो क्या परेशानी है? चुनाव या किसी अन्य चीज के लिए एजेंसीज अपना काम करना बंद कर दे। भाई कल अप्रूवर है, कल अप्रूवर बने हैं ये दोनों। अरे ओवर टाइम करवाइए, सब एजेंसी से भाई ओवर टाइम करवाइए। 2024 आ गया, जाने का समय आ गया, ओवर टाइम कराइए। देश को सारे भ्रष्टाचारी जेल के अंदर नजर आएंगे। भाई ये जंग बहुत सालों का है ना, ओवर टाइम कराइए सब एजेंसी से, आपका जाने का टाइम आ गया है। सालों का है, ऐसा ना हो कि 3-4 महीने बाद ऑफिसर्स आपकी बात मानना बंद कर दें। इस जंग को, इस भ्रष्टाचार के जंग को धोने में समय तो लगेगा ना। देखिए, कोई भी जो अप्रूवर बनता है या सरकारी गवाह बनता है, वो कोर्ट में ये बात लिख के देता है कि मैं बिना किसी दबाव के अप्रूवर बन रहा हूं। एजेंसी नहीं बनाती है। चाहे वो सीबीआई में दिनेश अरोड़ा जब अप्रूवर बने, चाहे वो ईडी में बने, वो कोर्ट में जाके कह के आए कि मैं बिना किसी दबाव के अप्रूवर बन रहा हूं। और वो कोर्ट में अप्रूवर बनता है, कोर्ट अप्रूव करता है कि हाँ ये सरकारी गवाह बन सकता है या नहीं। देखिए, अब हम लोगों की तरफ से नहीं, अब देश के लोगों की तरफ से अगला कदम होगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लाग लपेट के इकट्ठा करके इनको संसद से बाहर भेज देंगे और उसके बाद देखिएगा कि केसेस तो उसके बाद शुरू होंगे। ये जो इन्होंने इतना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी ने और सारी एजेंसियों को लगा दिया विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। जब इनके घोटालों की परतें खुल करके आएंगी तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी लोगों की। जेल के अंदर जब ये लोग जाएंगे तो अंदाजा लोगों को होगा कि कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्होंने घोटालों के अंदर लूटे हैं। एक बार इनकी सरकार बदलने दीजिए या चुनावी नजदीक आने दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ 3-4 महीने रुक जाइए, उसके बाद ये एजेंसीज भी इनकी बातें मानना बंद कर देंगे, अफसर भी सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि ये सबको नजर आ रहा है कि ये 2024 में बाहर जा रहे हैं सत्ता से। आशीष जी क्या कहेंगे आप? अगर ये जो विशफुल थिंकिंग है अगर हो गया तब तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तब क्या होगा? निश्चित तौर पे कांग्रेस और उससे जुड़े इंडिया अलायंस के सभी दल, हम लोग इनकलाब का नारा लेकर निकले हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हम लोग हर दमन और इनके दमनकारी नीति के खिलाफ लड़ते रहेंगे और हमें कोई डर नहीं है। हम पाक साफ होकर निकलेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक स्टंट जो है उसके खिलाफ हम मुखर होकर लड़ते रहेंगे। और हम लोग मालूम है कि हमने जनता के हित में काम किया है। अजीत पवार जी को ये लोग पाक साफ साबित कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही। वैसे ही बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को, तो भारतीय जनता पार्टी की नीति एकदम क्लियर है कि वो बस ये चाह रही है कि इंडिया अलायंस के लोगों को कैसे परेशान किया जाए चुनाव से पूर्व। और जनता मन बना चुकी है, जनता के फैसले को ये लोग भाप चुके हैं। चूंकि एजेंसियां इनके हाथ में है
तो एजेंसियां ने ये रिपोर्ट भी इनको दे दी है कि सत्ता आपके हाथों से जाने वाली है 2024 में, इसलिए वो भयभीत हैं और डरे हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब से भी अगर संभल जाएं और स्वस्थ लोकतंत्र की एक परिभाषा को गढ़ने में काम करें तो निश्चित तौर पे देश के लिए कुछ एक भलाई करके जाएंगे सत्ता से जाते जाते। आशीष जी, आपने इन लोगों की बातें सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर से यही कहूँगा कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है और जब भी केस कोर्ट में जाता है वो अपनी जगह है। दोनों चीज़ों का अपनी अपनी जगह पे महत्व है। पॉलिटिकल एंगल किसी भी चीज़ का आप देखेंगे, उसके अपने डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन जब आप फैक्ट्स पे लड़ाई, कोर्ट में जब लड़ाई होती है तो वो फैक्ट्स पे होती है। मुकदमे जब भी लड़े जाते हैं वो फैक्ट्स पे लड़े जाते हैं। हो सकता है ईडी का एविडेंस भारी पड़ जाए, हो सकता है ईडी का एविडेंस कमजोर पड़ जाए, लेकिन अगर मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर केस में मेरिट नहीं होता तो आज जितने भी आरोपी हैं वो बाहर होते, वो एक्यूज बाहर होते, आज उनको बेल मिल चुकी होती। इतने समय तक अगर वो जेल के अंदर हैं तो निश्चित तौर पे कोर्ट को कहीं ना कहीं इसमें मेरिट नजर आया है, ईडी की इन्वेस्टिगेशन में मेरिट नजर आया है और तभी वो केस वहां पे खड़ा हुआ है। अगर इफ मुक्ता, इफ दीज केसेस डोंट हैव legs to stand in the court of law, they will fall flat, it's for sure, because these judges, people who are there, वो लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, वो बेवकूफ नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मुकदमा फैक्ट्स के ऊपर देखते हैं। तो जब आपको ये देखना है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, दोनों को अलग शिफ्ट, अलग डायमेंशंस में देखना। अनुराग जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए अनुराग जी। मैं आशीष जी की बात पे ये बार बार ये कह रहे हैं कि जमानत नहीं मिल रही है, तो इसी को ये बेसिस मान रहे हैं कि इसके अंदर, केस के अंदर कुछ है। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसीज कोर्ट के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं, अपनी पावर्स का बार बार इस्तेमाल कर रही हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे केस को तार की तरह लंबा खींच रहे हैं। इसके अलावा इस केस में ना कोई मेरिट है ना कोई फैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ आप हर तारीख से पहले देखेंगे कि कुछ ना कुछ कहीं रेड कर देते हैं, उसके नाम पे किसी न किसी गवाह की गवाही ले लेंगे, नई गवाही। मैं आशीष जी से भी ये पूछना चाहता हूं कि जरा जब बात करते हैं इस केस में तो ये भी बताइएगा कि कितने गवाहों ने अपनी गवाही बदली है इस केस के अंदर, कितने गवाहों ने का आरोप लगाया है इस केस के अंदर। ये अपने आप में शायद इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा किसी केस के अंदर कि इतने मैनिपुलेशंस किए गए हों। इस लेवल 1000 रेड मार लिए, 1 रुपया कहीं से बरामद नहीं हुआ। ऐसा भी कोई पुराना केस बताइए ना, हमने तो ऐसे केसेस देखे आज तक कि अचानक जाते हैं कोई कांस्टेबल किसी घर में, 2 कांस्टेबल भी चले जाएं। मैं आज कहता हूं दिल्ली में किसी भी पार्षद के यहाँ चले जाएं, बीजेपी के 2 कांस्टेबल, वहां से करोड़ों रुपया निकल आएगा। इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं आप, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी काम कर रही है, सारा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, 1 रुपया बरामद नहीं कर पाए 1000 रेड मारने के बाद भी। इससे पता चलता है सारा फॉल्स केस है, बनाया गया है। चलिए, तो अगर अनुराग जी कह रहे हैं कि फॉल्स केस है और इतना पाक साफ सब कुछ है, तो आई एम श्योर देर लगे लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। अगर कोर्ट को लगता है कि गलत होगा तो गलत होगा। हमारे पास समय की बाध्यता है, हम लोग इस मामले में चर्चा फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी जुड़े इस पूरी चर्चा में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।